हाँ जी, सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए अनुज सिंह तोमर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ जीएनजी सीरीज में। आज हमारा लेक्चर है 7 और आज हम करने वाले हैं डेप्रीशिएशन के मेन क्वेश्चन। यस मेरे बच्चों, हम लोगों ने खत्म कर दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन और डेप्रीशिएशन के मेथड। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं। बोले तो आज करेंगे डेप्रीशिएशन के मेन क्वेश्चन। मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं और प्रोविजन अकाउंट कैसे बनाते हैं, मशीन डिस्पोजल बोले तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन उठाऊंगा, आज प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आज हम कॉन्सेप्ट से ज्यादा प्रैक्टिस पे काम करने वाले हैं। आपको चाहिए थी ना प्रैक्टिस? जी हाँ। और याद रखना, मैंने बच्चों के कुछ कमेंट्स देखे थे कि सर हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दो। अरे मेरे बच्चे, मेरे लाल, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ। हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन्हें जाओ सॉल्व करो, विद सॉल्यूशन है। आपको कोई दिक्कत होती है मुझे बात करो, बात समझ आती नहीं आती है। और थैंक यू सो मच। चलो जी, अभी शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर बिना देरी के साथ मेरे बच्चों। लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं सर। पहले हमने लास्ट लेक्चर में अच्छा खासा काम किया था मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पे। मतलब हमने कैलकुलेशन पार्ट सीखा था कि सर स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यूडीवी, सम ऑफ ईयर डिजिट, मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट, डिप्लीशन मेथड, कोई सा भी मेथड हो, हमें डेप्रिसिएशन निकालना कैसे, कैलकुलेट कैसे करना है, वो पार्ट हमने बढ़िया से कर लिया। आज मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं सिखाना है मेरे बच्चे। आज मुझे आपको सिखाना है कि डेप्रिसिएशन को अपनी प्यारी सी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो कैसे करना है। मतलब हमें दिखाना कैसे है, हमारी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। क्लियर है? तो आज का मुद्दा हमारा ये है, और यही हमारे एग्जाम में बढ़िया से एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर के लिए। वही वाली बात, 10 के लिए तो जान ले भी लेंगे, जान दे भी देंगे। मतलब आज हमारा मेन एग्जाम ओरिएंटेड काम होने वाला है। तो बैठ जाओ दिल थाम के और शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। सर अगर मैं काम शुरू करूं तो हम कहते हैं अगर मुझे एसेट अकाउंट बनाना है, कोई भी एसेट, मतलब जो हमारा यहां पे बनेगा, बोले तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर हमें मशीन अकाउंट बनाना है, हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है, हमें बिल्डिंग अकाउंट बनाना है, तो उसको बनाने के दो तरीके हैं मेरे बच्चे। कितने तरीके हैं? दो। सर मेथड वन, पहला, पहले लिख समझ लो, पहले मैं अभी लिखता हूं फिर मैं समझाता हूं। पहला, कई बार क्वेश्चन बोलेगा विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। कहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ बिना डेप्रीशिएशन के अकाउंट बनाओ। ठीक है जी। एक दूसरा तरीका भी है, वहां पे वो बोलेगा ना 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 जी, विद प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बना के दिखाओ। मेरा बच्चा कह रहा है सर जी ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट क्या होता है? आराम से हौले हौले मेरे बच्चे, कहीं जा थोड़ी ना रहे। अगर आपको मशीन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन नहीं बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाओगे, एसेट अकाउंट। ओके जी, ओके। और अगर प्रोविजन बनाना है तो आपको दो बनाने पड़ेंगे, एसेट अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा और साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है? एसेट डिस्पोजल की अभी मैं बात कर नहीं रहा, वो एक सेपरेट अकाउंट है, वो मर्जी है बनाओ या ना बनाओ, बट बाद में बात करेंगे। नॉर्मली दो तरीके हमारे को प्रेजेंटेशन करने के, विद प्रोविजन, विदाउट प्रोविजन। मतलब विद प्रोविजन है तो सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, विदाउट है तो दो बनाने। बट सर ये बातें ऐसे समझ आती है क्या? मैं ऐसे पढ़ाऊं क्या? ना जी ना, ये तो बुक में भी लिखा है सर। नई बात सुनो सर, क्यों क्यों ये ऐसे क्यों आया, ध्यान सुनो। मैं कहता हूं आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो हर एक एसेट की एक लाइफ होती है। जैसे कि मैंने एक मशीन खरीदी, 20 लाख की मशीन थी। मेरे बच्चे कितने की मशीन थी? 20 लाख की। अब मुझे बताओ क्या ये जिंदगी भर चलेगी क्या? नहीं सर, एक लाइफ है, एक टाइम है जब वो मशीन खत्म हो जाएगी। मैंने कहा इस मशीन को मैं जो यूज करूंगा, यूजफुल लाइफ है वो है 10 साल। मतलब 20 लाख की मशीन को मैं 10 साल यूज करने वाला हूं। अब सोचो मेरे बच्चे, क्या 10 साल बाद जब वो मशीन यूज हो जाएगी, मेरे पर्पज से खत्म हो जाएगी, तो क्या मैं अपना धंधा बंद कर दूंगा? क्या मैं अपने बिजनेस पे ताला लगा दूंगा क्या? नहीं सर, कैसी कैसी बात कर रहे हो। मशीन की लाइफ खत्म हुई, बिजनेस थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। हम नई मशीन खरीदेंगे, हम उस मशीन की जगह दूसरी मशीन रिप्लेस करेंगे। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। तो मेरे बच्चे, जैसे ही मैंने ये बात बोली, हमारे सामने दो तरीके की सोच आ जाती है, दो तरीके के लोग आते हैं, एक मुझ जैसे और एक मेरे प्यारे से बच्चे की तरह। मेरा बच्चा कहता है सर जी क्या लेना देना 10 साल बाद, हम कल की नहीं सोचते। हाँ, हमें अपनी टेंशन, हमें जिंदगी जीने दो सर, हमें नहीं सोचना फ्यूचर की। कल की कल देखेंगे। अंधा पैसा है, छत पे सूख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैसा बहुत है, पैसा अंधा है सर।
क्लियर है? अभी ये बताओ, हमें कोई पैसा जोड़ना वोड़ना नहीं है। 10 साल बाद जब वो मशीन खरीदेंगे, पैसा चाहिए होगा ना, तब की तब देखेंगे। मतलब हम कोई गुल्लक, कोई पैसा नहीं जोड़ेंगे। दैट मीन्स मेरा बच्चा कह रहा है हम प्रोविजन एक तरह की गुल्लक है, मतलब हम बिना गुल्लक के काम करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमने अभी मशीन खरीदी है, उसी मशीन का अकाउंट बनाएंगे, दैट्स इट। ओ, लेकिन मुझ जैसा इंसान, सर थोड़ा सा सोच लेते। बच्चा कह रहा है सर क्या मतलब? मैंने कहा बेटा देखो, एसेट तो है ही, पर 10 साल बाद पैसा भी चाहिए, इस एसेट को रिप्लेस करने के लिए नई एसेट चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू करते हैं। अब बच्चा कहता है कितना जोड़ोगे? मैंने कहा एक काम करते हैं ना, जितना हम अपनी इस वाली एसेट को यूज करेंगे, उतना ही पैसा हम अपनी गुल्लक में डालते रहेंगे। जितना डेप्रिशिएट करेंगे, उतना ही हम गुल्लक में डालेंगे। दैट मीन्स एसेट तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ में गुल्लक अकाउंट भी बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। बोलो हाँ या ना? तो दो तरीके हैं बेटा, या तो आप खाली बिना गुल्लक, दैट इज बिना प्रोविजन के एसेट अकाउंट बनाओगे। अभी बच्चे को यह भी समझाता हूं जोड़ेंगे कैसे, आराम से अभी सोचो। एसेट अकाउंट, या फिर आप कहोगे विद प्रोविजन काम करेंगे। तो दो अकाउंट है हमारे पास, एसेट और प्रोविजन। देखो एक और बात समझो, अभी जोड़ेंगे कैसे वो भी सिखा दूंगा मैं। सर आप कोई भी एसेट खरीद के लाते हो ना मेरे बच्चे, बात सुन लो, खत्म हो जाएगा चैप्टर। कोई भी एसेट से बात करोगे तो आपको तीन काम नजर आएंगे, पूरा चैप्टर इन्हीं तीन कामों में खत्म हो जाएगा। या हम पहले एसेट खरीदेंगे, पहला काम परचेज। दूसरा हम यूज करेंगे, बोले तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे। और जब यूज हो जाएगा तो एक दिन आएगा, एक समय आएगा, एक वक्त आएगा जब हर किसी के साथ सर हम उसे सेल कर देंगे। मतलब तीन काम। सर अगर मैं एसेट अकाउंट बना रहा हूं तो तीनों काम यही होंगे। मैं परचेज करूंगा यहीं पे, मैं उसे यूज करूंगा, डेप्रिशिएट करूंगा यहीं पे, और अल्टीमेट एक ना एक दिन उसे क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, राइट ऑफ कर दूंगा, वट एवर जो भी कर दूंगा, खत्म। आई, यूज हुई, डेप्रिशिएट होके बिक गई, खत्म हो गई। लेकिन अगर आप कह रहे हो ना जी ना एसेट अकाउंट बनाएंगे, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सर जी परचेज का काम यहां हो जाएगा, सेल का काम यहां हो जाएगा, लेकिन डेप्रीशिएशन सर गुल्लक में जाएगा। डेप्रीशिएशन हमेशा प्रोविजन में जाएगा अगर आपने विद प्रोविजन काम किया है, क्योंकि डेप्रीशिएशन का पैसा आप सेव करोगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो होप सो आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि अगर विदाउट प्रोविजन करना है, तीनों काम एसेट अकाउंट में ही होने, अभी सिखाऊंगा बनाना। और अगर आपने बोला नहीं प्रोविजन बनाना है, तो आपको एसेट तो बनाना ही पड़ेगा, साथ में प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा, जिसमें परचेज सेल का काम एसेट में होगा, प्रोविजन का काम डेप्रिशिएशन में होगा। ठीक है जी, ठीक है। पर सर हमारा ना एक क्वेश्चन है, सर आप रिवीजन करा रहे हो, मैंने कहा थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पढ़ा दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा मेरे बच्चे, जान मांगो। तो कह रहा है सर हमने ना क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़ा था, देखो वैसे भी एग्जाम के लिए नहीं है, पर हमें ये बताओ, हमने वही बार सुन लिया प्रोविजन से पैसा सेव होता है, गुल्लक में जाता है, गुल्लक में जाता है, कैसे कैसे? थोड़ी नॉलेज दे दो। अरे मेरे बच्चे जान मांग। सर इधर आओ, मैं कहता हूं मेरे बच्चे एक बात समझो, मान लो मैंने इस बार पैसा सेल की, और मैं कहता हूं पूरी कैश में, थोड़ा कैश की बात करते, पूरी कैश सेल करी, पैसा आया, बोलो हाँ या ना? 20 लाख रुपए की सेल करी, बस एक मिनट समझना, 20 लाख रुपए की सेल करी। मैंने इस सेल को करने के लिए जो भी इनकम कमाई, उसके लिए मैंने खर्चे करे, और सारे खर्चे जो मैं कह रहा हूं ऑपरेटिंग खर्चे, धंधे के खर्चे, सैलरी पे करी, रेंट पे करी, वगैरह 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 वगैरह, कैश में खर्चे करे, परचेज वगैरह सब मैंने कहा सर जी मैंने करे, मान लो 12 लाख का खर्च। ठीक है, तो मुझे बताओ सर जी मेरा अभी इसमें कैश में खर्चा, तो मेरा जो प्रॉफिट आया होगा, अभी प्रॉफिट जो आया होगा, कैश प्रॉफिट, बेटा बताओ कितना होगा? 8। फील करो मेरे बच्चे, फील करो, 20 लाख आया, जेब में आया रोकड़ा, जिसमें से 12 लाख गया, तो जेब में बचा 8 लाख। बोलो हाँ है ना? फिर आपने कहा सर हमने जब बेचा था, हमने जब खरीदा था, तो हमने जो बनाया था उसको एसेट में बनाया था, एसेट की मदद से बनाया था। हाँ, तो उस एसेट की वैल्यू भी तो कम हुई है। मैंने कहा तो कह रहा सर जी डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कैश खर्चा नहीं होता है, क्या होता है? नॉन कैश। तो आपने कहा डेप्रीशिएशन तो माइनस करना पड़ेगा। मैंने कहा लो भाई, डेप्रीशिएशन मान लो मेरी मशीन पे, मेरी एसेट्स पे लग रहा है 2 लाख का, डेप्रीशिएशन का खर्चा आया 2 लाख। अब ये कैश है या नॉन कैश है? जल्दी बताओ सर, आपको ने को अच्छे से पता है ये नॉन कैश खर्चा है। दैट मींस पैसा नहीं गया, सिर्फ प्रॉफिट कम हो गया।
मेरी वैल्यू ही तो कम हुई है, कोई जेब से रोकड़ा थोड़ी ना चला गया। तो मुझे बताओ, मान लो मैं कह रहा हूं टैक्स वैक्स सब दे दा के मेरे पास जो बचा है अल्टीमेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट बचा है टैक्स वैक्स देने के बाद, वो मान लो यही है, मेरी कंपनी पर टैक्स नहीं लग रहा फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने कहा मेरे पास जो बचा है 6 लाख। बोलो हाँ है ना, क्लियर है, पक्का डन है। अब मैं मालिकों को यही प्रॉफिट दिखाऊंगा कि हमने जो कमाया वो 6 लाख कमाया। बोलो हाँ है ना। मालिक कहते हैं सारा बांट दो, मालिक कहते हैं सारा बांट दो। मैंने कहा ठीक है, लो भाई, उठा के मैंने पूरा का पूरा फुल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा का पूरा डिविडेंड के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मुझे बताओ सर जी, क्या मेरी जेब खाली हो गई होगी या अभी भी मेरी जेब में कुछ पड़ा होगा? बेटा 8 लाख कैश प्रॉफिट था, मेरी जेब में कैश भी था, लेकिन आपने जैसे ही 2 लाख का खर्चा कम किया तो बेटा प्रॉफिट तो कम हुआ, पैसा कम हुआ क्या? बोलो ना बोलो। नहीं बच्चा, पैसा तो कम नहीं हुआ। तो जब मालिक ने 6 लाख यूज करवा लिया हमसे पूछ के कि भाई इस पैसे को यहां लगाओ, इस पैसे को ये करो, वो करो, वो करो, तब भी हमारी जेब में 2 लाख तो ऐसा है जो मालिक की नजरों से दूर है, नजरों से दूर है। मतलब कह सकता हूं ये पैसा हमारे पास सेव है डेप्रीशिएशन के नाम पे। हाँ भाई हाँ, सेव है। लेकिन क्या ये पैसा गुल्लक में चला गया? नहीं, ये डायरेक्टर्स जो कंपनी के ना, उनके हाथों में कमांड है कि इस पैसे का वो जो करना चाहे करें। वो हो सकता है मशीन खरीद लें, वो हो सकता है कुछ और कर लें। मतलब ये पैसा अंडर कंट्रोल डायरेक्टर के है, कंपनी के अभी भी नहीं है। तो डेप्रीशिएशन लगने से सेव तो हमेशा ही होता है, चाहे प्रोविजन बनाओ या ना बनाओ। डेप्रीशिएशन लगते ही पैसा सेव होता है। बच्चा कहता है प्रोविजन बनाने से सेव होता है ना, डेप्रीशिएशन लगने से सेव होता है। पर ये सेव अभी फुल्ली खुला सेव है, किसी भी पर्पज में यूज हो सकता है। अब मैंने बोला इस पैसे को आप एक गुल्लक बनाओ और उस गुल्लक में जमा कर दो, एंट्री कर दो। जब डेप्रीशिएशन आया था, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, याद है एंट्री करी होगी। अब पीएनएल टू डेप्रीशिएशन नहीं, इस डेप्रीशिएशन को डाल दो सर जी, मतलब कहीं ना कहीं इस डेप्रीशिएशन को डाल दो प्रोविजन में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के गुल्लक अकाउंट में जैसे ही डालोगे मेरे बच्चे, ठीक है, नॉर्मली आपने डेप्रीशिएशन टू मशीन एंट्री करी होगी विदाउट प्रोविजन में, पर मैं कह रहा हूं इस बार डेप्रीशिएशन टू मशीन नहीं, टू प्रोविजन, ये पैसा प्रोविजन में डाल दो। तो बताओ अब ये 2 लाख रुपए जब ये इस गुल्लक में गया, तो क्या ये अब खुला आजाद है या इस पे ठप्पा लग गया? ठप्पा लग गया। अब सबको पता है कि हाँ 2 लाख तो बचे हैं, पर ये 2 लाख आप अपनी मर्जी से डायरेक्टर नहीं खर्च कर सकते हो। इसको आपने प्रोविजन में डाला, मतलब आपने मालिकों से बता दिया कि भाई इस पैसे को हम एसेट में ही यूज करेंगे, इसको स्पेसिफिकली जमा कर लिया। बोलो अब समझ आया कैसे गुल्लक बनती है? हाँ सर, तो ये मैंने एक नॉलेज वाला पार्ट कराया। चलो भाई, इससे ज्यादा मैं इस पे डिस्कशन करूंगा नहीं, मेरे बच्चे के जनवरी में एग्जाम है, हम सीधा आते हैं मुद्दे पे। अब मशीन अकाउंट बनाना कैसे, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं और आपके साथ क्वेश्चन में डील करता हूं, ठीक है। लो भाई, एक क्वेश्चन है मेरे साथ, आ जाओ फटाक से, ठीक है। चलो, कह रहा है वैसे मैं एक बात बताऊं, इधर आओ। तो मैं कहूं कि अगर मशीन अकाउंट विदाउट प्रोविजन, अभी हम विदाउट करेंगे, विदाउट प्रोविजन करेंगे, तो नॉर्मली आपको पता है मशीन अकाउंट कैसे बनता है। कोई भी एसेट, मशीन अकाउंट हो, फर्नीचर अकाउंट हो, तो आप कहोगे सर नॉर्मली मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड है। भाई एसेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर है। तो ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा पर्टिकुलर है, ये हमारी डेट है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारी पर्टिकुलर है और ये हमारा डेट है। बोलो हाँ है ना। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, फॉर्मेट यही रहेगा। आपको याद रखना है जब जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे, मतलब एसेट का रूल है ना, एसेट आएगी तो डेबिट, तो जब जब हम खरीदेंगे तो एंट्री होगी, जो भी डेट होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेजर पोस्टिंग आती है, भूल गए हो, आती है ना। तो मशीन डेबिट होगी, नाम अपोजिट अकाउंट का आएगा टू बैंक। तो मशीन मान लो जो भी है, 10 लाख की खरीदी थी, 50,000 इंस्टॉलेशन खर्चा किया, तो मशीन हो गई 10,50,000। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं प्रॉपर, क्लियर है। फिर तो आप जब जब मशीन खरीदोगे सिर्फ एक काम होगा, मशीन अकाउंट में डेबिट कर दो, दैट्स इट। फिर आप सीधा ईयर एंड पर आओगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो ईयर एंड। बेटा ईयर एंड पे 2 काम होंगे, ईयर एंड पे कितने काम होंगे? 2। ऐसे ही पढ़ो बेटा, जब भी एसेट खरीदोगे एक काम, फिर आप सीधा काम करोगे ईयर एंड पे आओगे। ईयर एंड पे हमेशा 2 काम होंगे, एक लगेगा डेप्रीशिएशन
और एक होगा बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है? तो डेप्रीशिएशन से वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? ऑफ कोर्स डेप्रीशिएशन से मेरी वैल्यू कम होगी, तो मशीन आएगी या जाएगी? जाएगी। तो आप लिखोगे यहां पे 31 मार्च, जो भी मान लो डेट है 26, बाय डेप्रीशिएशन। क्लियर है? और अगर एसएलएम है तो एसएलएम, डब्ल्यूडीबी है तो डब्ल्यूडीबी, सम ऑफ जो भी मेथड है उससे कैलकुलेट करोगे, डेप्रीशिएशन लिखोगे और यहीं पे लिखोगे 31 मार्च 26, दूसरा काम बाय बैलेंस सीडी। बोलो हाँ या ना? ठीक है? बैलेंस सीडी कैसा आएगा? 10,50,000 में से इस साल का डेप्रीशिएशन माइनस करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? पहले ये दो काम समझ आए बेटा। सबसे पहला काम, एसेट खरीदेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट होगी, नॉर्मल। फिर ईयर एंड आएगा, ईयर एंड पे दो काम होंगे, बैलेंस डेप्रीशिएशन लगेगा और बैलेंस सीडी आएगा। डेप्रीशिएशन और बैलेंस सीडी। क्लियर है? डेप्रीशिएशन से वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो एसेट आएगी डेबिट, डेप्रीशिएशन लगेगा क्रेडिट, क्रेडिट के बाद ये बैलेंस सीडी बचेगा। ये बैलेंस सीडी अगले साल का 1 अप्रैल 2026 टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। टू बैलेंस बीडी, मान लो जो भी है, मैंने कहा इसको नाम दे दूंगा M1, पहली मशीन है M1 नाम दे दिया, तो M1 का बैलेंस बीडी आ गया, जो भी आया आ गया। ठीक है? अब एक क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया सा। ठीक है? फिर क्या होगा सर? फिर हो सकता है अगले साल आप चलोगे और आपने कुछ मशीन खरीदी हो, फिर खरीदी है तो क्या होगा? मान लो 1 अक्टूबर 2026 को फिर मशीन खरीदी, तो मशीन गई या आई? आई। तो मशीन टू बैंक, मशीन आई टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ या ना? भाई इस बार M2 नाम दे देंगे, जितने की खरीदी वो लिख देंगे, डन है जी। मशीन खरीदेंगे, एक काम, बात खत्म। फिर ईयर एंड चलेंगे, ईयर एंड पे फिर दो काम होंगे बेटा, फिर दो काम होंगे। 31 मार्च 2027 मान लो, क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीशिएशन। इस बार डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा? M1 पे अलग और M2 पे अलग। बोलो हाँ या ना? बेटा M1 पे अगर SLM है तो ओरिजिनल कॉस्ट, और अगर WDV है तो ये जो वैल्यू है ओपनिंग इस पे निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M2 नई है, नई पे जितने महीने यूज करा है उतने महीने का निकालेंगे और साथ में लिख देंगे 31 मार्च 2027 बाय बैलेंस सीडी। M1 अलग और M2 अलग। सर हम एक साथ करें तो? मैं चाहूंगा कि अलग अलग करो बच्चे, क्योंकि जब हम कोई मशीन पर्टिकुलरली बेचेंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि जो इतनी मशीन आती जाए सबको सेपरेट डील करते जाओ, बात खत्म। ठीक है? बैलेंस सीडी M1 का अलग, M2 का अलग, ये क्लोज, ये क्लोज। मतलब आपको पहले ये डाटा समझ आया नहीं आया? सिंपल, दो साइड है, एक डेबिट एक क्रेडिट। मशीन आई डेबिट, मशीन डेप्रीशिएट हुई क्रेडिट। बस याद रखना है, जब जब आएगी टू बैंक, जब जब ईयर एंड होगा दो काम। कितने काम? दो काम। पहला डेप्रीशिएशन और दूसरा बैलेंस सीडी। वेरी गुड। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा। बैलेंस सीडी अगले साल का बैलेंस बीडी बनेगा, ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आपने मशीन बेच नहीं दी। जिस दिन मशीन बेची, मान लो अगले साल आपका ओपन हुआ, अगले साल आपने बोला कि मशीन ओपन हुआ, ठीक है? आपने कहा फिर से मशीन अकाउंट लो, ये लो। मैंने कहा ये रहा मशीन अकाउंट, ठीक है? मशीन अकाउंट। अब आपने लिखा 1 अप्रैल 2027 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, M1 अलग और M2 अलग। वेरी गुड। M1 का बैलेंस यहां लिख दिया, M2 का बैलेंस यहां लिख दिया। अब वो कह रहा है इस साल M1 उठा के हमने बेच दी, M1 उठा के सोल्ड कर दी। जब सोल्ड होगा तो जल्दी बताओ, मशीन आएगी या मशीन जाएगी? ऑफ कोर्स मशीन जाएगी। तो जब जब खरीदेंगे डेबिट, जब जब डेप्रिशिएट करेंगे क्रेडिट, जब जब सेलेंगे तो भी क्रेडिट। अब सेल करने पे बेटा दोबारा मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग में जो चीजें फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मशीन आएगी डेबिट एक काम, ईयर एंड पे दो काम, डेप्रिशिएशन और बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी अगले साल का बैलेंस बीडी बचेगा। फिर ये चलता रहेगा, जिस दिन सेल होगा उस दिन होंगे तीन काम। हाँ जी, कितने काम? तीन। सबसे पहला काम, जैसे मान लो 1 अक्टूबर को बेची है तो 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर मान लो ये हो गया 27, 1 अक्टूबर 27। पहला काम, पैसा आएगा बाय बैंक। जो भी आपकी सेल वैल्यू है उससे आप एंट्री मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन गई, पैसा आया, जितने की भी सेल वैल्यू, मान लो उसने बोला 1 लाख में बेचा, 1 लाख आ गया। वेरी वेरी गुड। दूसरा काम, काम नंबर सेकंड, बेटा जो मशीन बिक गई है उसका डेप्रिशिएशन यहीं का नहीं निपटा दो, ईयर एंड तक वेट नहीं करेंगे, यहीं का यहीं निपटाएंगे। इस वाली मशीन मान लो ये M1 है तो M1 पे यही डेप्रिशिएशन लगाएंगे कि M1 को हमने कितना यूज करा है उतना डेप्रिशिएशन। अब मान लो अगर ये SLM है तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, 6/12, 6 महीने का, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने का डेप्रिशिएशन लगा के इसको यहां लिख दो।
ठीक है, ओरिजिनल का। अगर एसएलएम नहीं है, डब्ल्यूडीबी है, तो मेरे लाल जो आपकी ओपनिंग वैल्यू है उस ओपनिंग वैल्यू को अभी क्वेश्चन कराऊंगा हौले हौले। ठीक है जी, ये आ गया। तो पहला काम ऐसा आ गया। दूसरा काम डेप्रीशिएशन उस मशीन का, सिर्फ उस मशीन का जो बिकी है, बाकी वाली का ईयर एंड। और तीसरा और आखिरी काम करेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। सर जी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, मैं प्रॉपर क्लास लेता हूं प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस पे एक, बट अभी इस शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा कैसे निकालना है प्रॉफिट लॉस। आप बोलोगे जितने में बेचा सेल वैल्यू, अगर वो माइनस बुक वैल्यू आज की, जिस दिन बेचा, बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट, कम में बेचा तो लॉस। आपको सेल वैल्यू क्वेश्चन ने दे दिया था, ये लो जी 1,00,000। बुक वैल्यू क्वेश्चन नहीं देगा डायरेक्टली 99%। तो सर कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, बुक वैल्यू मतलब आज की वैल्यू, आज की वैल्यू से ज्यादा में बेचा या कम, तो आज की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे एक फॉर्मूला और लगाएंगे बुक वैल्यू निकालने का, कितने में खरीदा था, ओरिजिनली कितने में खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस अब तक कितना डेप्रीशिएशन लगा चुका हूं। जैसे मैंने 3 साल यूज करा तो Y1 का डेप्रीशिएशन, Y2 का डेप्रीशिएशन और Y3 का ये जो 6 महीने का डेप्रीशिएशन, तीनों ऐड करो तो इतना यूज कर चुका हूं। तो ओरिजिनल में से टोटल हटा दो, अपने आप जो वैल्यू बचेगी वो आपकी बुक वैल्यू आ गई। अब मान लो बुक वैल्यू आपकी आ रही है 1,50,000, तो आपने 1,50,000 की चीज 1,00,000 में बेची, बेटा कम या ज्यादा, कम, माइनस 50,000, नेगेटिव आ रहा है मतलब लॉस, नेगेटिव आ रहा है मतलब लॉस। पहले प्रॉफिट लॉस निकालना समझ आया। दो फॉर्मूले अभी क्वेश्चन करूंगा। क्या सर जी? सिंपल, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, फॉर्मूला याद रखो, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू को बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट, पॉजिटिव आया प्रॉफिट, नेगेटिव आया लॉस। तो सेल वैल्यू तो क्वेश्चन बता देगा नो डाउट। बुक वैल्यू हो सकता है क्वेश्चन ना बताए, हो क्या सकता है नहीं बताएगा, तो उस केस में फॉर्मूला लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, अप टू द डेट ऑफ डैमेज। हो सकता है डैमेज भी करा दे अपने को। इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए सेल वैल्यू। एक क्वेश्चन है याद रखना आपकी बुक में, स्टडी मैट में, 10 ट्रक वाला 10 ट्रक खरीदे थे, 10 बस खरीदी थी, बहुत बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन। बच्चे क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें जो इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है वो सेल वैल्यू हमारे लिए, और उसकी जो वैल्यू बचेगी वो बुक वैल्यू। तो इंश्योरेंस क्लेम ज्यादा आया प्रॉफिट, कम आया लॉस, बात खत्म। क्लियर है? तो डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय में भी टेंशन मत लेना। ठीक है, अब अगर सर प्रॉफिट आया लॉस आया तो ट्रीटमेंट क्या है? दोबारा बोलो, सेल पे कितने ट्रीटमेंट? 3। पहला पैसा आ गया, दूसरा डेप्रीशिएशन उस वाली मशीन का जो बिक रही है, तीसरा अगर लॉस है तो लॉस से वैल्यू कम होगी। भाई हम पीएनएल थोड़ी ना बना रहे हैं कि लॉस डेबिट होते हैं प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। अरे बेटा वो पीएनएल में होते हैं, अकाउंट्स का रूल है ऑल इनकम लॉसेस डेबिट, पर कहां डेबिट? पीएनएल में। ऑल इनकम्स प्रॉफिट क्रेडिट, कहां क्रेडिट? पीएनएल में। पर अभी मैं पीएनएल बना रहा हूं या मशीन अकाउंट? मशीन। तो एसेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा लॉस का? सर एसेट से, लॉस से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, दैट मींस यहां आएगा बाय लॉस ऑन सेल। ओ 1 अक्टूबर 2027 यहां जाएगा। दिस इज वर्किंग नोट 1, रेफरेंस दे दोगे। वर्किंग नोट बनाना जरूरी है, वर्किंग नोट आपके मेन आंसर्स के पार्ट हैं। मैं आपको एक चाहे दिखा दूंगा सर, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जहां पे एक बच्चे की आंसर शीट को मैं एनालाइज करके दिखा दूंगा आपको कि बेटा इंस्टीट्यूट वर्किंग नोट के 5-5 6-6 नंबर देता है। उससे 10 बच्चे पूछते हैं कि सर वर्किंग नोट के नंबर मिलते हैं क्या? आ जाओ मेरे बच्चे देखो, 6-6 नंबर मिलते हैं वर्किंग नोट के। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं मिटाया 6 नंबर गए। समझ आ रहे हैं? इस वर्किंग नोट के कम से कम इंस्टीट्यूट 3 नंबर देगा, ना बना के आओ देखो फिर नंबर तुम्हारे। समझ आ रहे हैं? पूरे नंबर मिलेंगे। सर लॉस से क्रेडिट होगा, लेकिन अगर मान लो ये प्रॉफिट हो जाता, ये चीज 2 लाख में बेची होती, तो फिर आप प्रॉफिट से वैल्यू बढ़ाते। भाई सीधी बात है ना, लॉस से वैल्यू कम होगी, प्रॉफिट से वैल्यू बढ़ेगी। तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल यहां आ जाता, जो भी आ रहा होता। ठीक है, 1 अक्टूबर 2027, एक स्टार मैंने यहां लगाया, एक स्टार मैंने यहां लगाया, क्योंकि दोनों में से एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। खत्म। उसके बाद फिर वही घिसा पिटा काम, ईयर एंड 31 मार्च 28, 2 काम, बाय डेप्रीशिएशन M1 तो गई, M2 पे लगेगा, और फिर बाय बैलेंस सीडी, M1 तो गई, M2 का बैलेंस सीडी, और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं।
ये मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन मशीन अकाउंट का एक डिस्कस कर लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पे 10 क्वेश्चन करा के इस टाइम प्रैक्टिस कराऊं। मैं आपको कराऊंगा वो बेहतरीन क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। पर हाँ, मैंने एक बेसिक क्वेश्चन ऐसी हाइपोथेटिकली फिगर लेके पूरा समझा दिया। मैं लास्ट एक बार फिर से समराइज करता हूं, उसके बाद जस्ट मुझे प्रैक्टिस करानी है। दोबारा बोलता हूं बेटा, देखो क्या क्या काम होने वाले हैं। आप पूरी लाइफ मशीन की लाइफ में याद रखना, हम मशीन परचेज करेंगे, बोलो हाँ या ना। फिर हमारे कुछ ईयर एंड आएंगे, मान लो ईयर एंड 1 आ गया, फिर ईयर एंड 2 आ गया, हो सकता है और भी आए, मैं तो एक बस बात बता रहा हूं। और फिर एक टाइम आएगा जब आप बोलोगे मशीन को सोल्ड कर दिया, मशीन को सोल्ड कर दिया। और फिर उसके बाद ईयर एंड आएगा, दैट इज ईयर एंड बोले तो Y3। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको अपनी फ्रेमिंग देगा। अब मेरे बच्चे कसम खा लो कैसे कैसे काम करना है, कसम खा लो। जब भी मशीन खरीदेंगे, एक काम, बस एक सिंगल काम करना है। ईयर एंड होगा, 2 काम करने हर बार, पक्की बात है। और जब मशीन बेचेंगे, अगर विदाउट प्रोविजन कर रहा हूं, अभी प्रोविजन का लफड़ा मत डालो, तो आप 3 काम करोगे। प्रोविजन में एक काम बढ़ जाता है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी ईयर एंड पे अगर कोई मशीन बची है तो फिर से 2 काम उस मशीन के लिए। बात समझ आ रही है? वो एक काम क्या होगा, टू बैंक। एक काम क्या होगा, टू बैंक अकाउंट मशीन अकाउंट के डेबिट में, खत्म। सर जी वो 2 काम क्या होंगे, एक डेप्रीशिएशन और एक बैलेंस सीडी। दोनों ही काम कहां होंगे, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में, बाय डेप्रीशिएशन और बाय बैलेंस सीडी। वही 2 काम होंगे, वही 2 काम होंगे, डेप्रीशिएशन बैलेंस सीडी, डेप्रीशिएशन और बैलेंस सीडी। 3 काम बेटा, यहां 3 काम होंगे। कितने काम होंगे, 3। पहले पैसा आएगा बाय बैंक, ऑफ कोर्स ऑलवेज क्रेडिट होगा मशीन में। फिर हो सकता है अगर आपने कुछ दिन यूज करा है तो बाय डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्रेडिट में होगा, क्लियर है। और फिर आएगा या तो प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट करोगे, लॉस हुआ तो क्रेडिट करोगे। ये सारे काम मशीन अकाउंट में होने वाले हैं। डेप्रीशिएशन निकालते टाइम आप याद रखोगे कि आपने कौन सा मेथड यूज करा है, एसएलएम या डब्ल्यूडीबी या सम ऑफ इंडियन, तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां जाएगा, क्लियर है। ये है समरी ऑफ मशीन अकाउंट, समरी ऑफ एसेट अकाउंट जो विदाउट प्रोविजन बन रहा है, विदाउट प्रोविजन बन रहा है। बोलो अगर इससे बेटर तरीके से किसी ने आपको डेप्रीशिएशन समझाया हो तो सर जी ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, बट दिस इज माय बेस्ट जो मैंने आपको दे दिया अपना, ठीक है। 100% आपको अब एसेट अकाउंट में दिक्कत नहीं होगी। कैसे बनता है एसेट अकाउंट, अब मेरे बच्चे नाउ मुझे नहीं लगता आप कोई भी दिक्कत। 2 फॉर्मूले और याद रख लोगे। फॉर्मूलों में अगर बात करूं तो प्रॉफिट लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ठीक है। और अगर बुक वैल्यू निकालने को बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल या अप टू द डेट ऑफ डैमेज। तो जब भी हमने करा है उस दिन तक का जो भी डेप्रीशिएशन है वो माइनस कर दो, क्लियर है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे बस, इनके अलावा कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। एसेट अकाउंट खत्म है, प्रोविजन बस इसी का थोड़ा सा वर्जन और बढ़ जाएगा, दैट्स इट। बस अब मैं खत्म करता हूं जल्दी से, वीडियो बता के मतलब क्वेश्चन करा के खत्म करते हैं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ मेरे सामने, लो भाई एक मशीन अकाउंट बना लो पहले ही, मुझे पता है क्योंकि मशीन अकाउंट बनाना है मुझे। मशीन अकाउंट फॉर्मेट देख लो, ये रही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन फॉर्मेट बिल्कुल रेडी है। फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। आ जाओ मेरे साथ में मेरे बच्चे, क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन देख लो। चलो क्वेश्चन है आपका ये रहा सर जी, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है सर जी आपके आरटीपी मई 2025 में है, बढ़िया सा मुझे लगता है ये क्वेश्चन। आ जाओ देखो, कह रहा है मशीन अकाउंट है, इस बार शुरू से नहीं कर रहे हैं हम,
ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो शुरू से हमने एक बार गो थ्रू कर लिया, प्रैक्टिस कर ली कॉन्सेप्ट में, कई सारे क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस में मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप शुरू से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कर सकते हो कि फर्स्ट डे से मशीन खरीदी फिर आगे बढ़ रहे हैं। अभी कह रहा है कि सीधा आपको मशीन अकाउंट दिया हुआ है फैक्ट्री का, जिसमें बैलेंस है 95 लाख का 1 अप्रैल 2023, मतलब आपने मशीन खरीदी होंगी। अभी कह रहा है सर जी ओपनिंग बैलेंस दिया है, बात समझ आ रही है? डन है जी, कहानी शुरू हो रही है 1 अप्रैल 23 से। बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होते हैं, दैट इज अगर ना बोले तो ऑलवेज याद रखेंगे 31 मार्च को क्लोज होते हैं, तो ईयर एंड 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 को होगा। डेप्रीशिएशन का रेट है 10% पर एनम, मेथड कौन सा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले तो डब्ल्यूडीवी, डिमिनिशिंग चार्ट बोले तो डब्ल्यूडीवी। क्लियर है? तो इतनी कहानी से आपको 3 बातें समझ आ गई बेटा, क्या क्या? कि 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस से 95 लाख, डेप्रीशिएशन 10%, ईयर एंड 31 मार्च को। ठीक है, आगे चलो। कह रहा है 1 सितंबर 2023, इसी साल, बेटा डेट बड़े ध्यान से, सितंबर बोले तो कितने महीने बाद? बच्चा तुरंत 6 महीने बोल देता ना मेरे बच्चे, अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर को तो बेच दिया, तो सितंबर काउंट नहीं होगा। 5 महीने बाद, मेरे बच्चे कितने महीने बाद? 5 महीने बाद 1 सितंबर को हमने एक नई मशीन एक्वायर करी है, जिसकी लागत है 14 लाख रुपए और खर्चा हुआ है 44,600, इनकर्ड हुआ है उसको सेम डे एज अ इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर इरेक्टिंग द मशीन, मशीन को ठीक करने में, लगाने में उसको खर्चा हुआ है। तो मशीन 14 लाख की नहीं पड़ी मेरे बच्चे, 14,44,000, 14,44,600 की मशीन हमने खरीदी। मैं इस वाली मशीन को नाम दे दूंगा M1 और ये मेरे लिए हो जाएगी M2। ठीक है, वो पूरी की पूरी M1 हो गई, ये नई वाली जो आई है इसे नाम देंगे M2। ठीक है जी, मशीन आई है, वेरी गुड, बधाइयों जी बधाइयां। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कह रहा है 1 सितंबर 2023 सेम डे एक कोई मशीन थी जिसकी कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट थी 21,87,000 की, जो हमने 1 अप्रैल 21 को खरीदी होगी। अच्छा, उसे बेच दिया 3,75,000 में। वेरी वेरी गुड, तो मशीन आई नहीं है, मशीन गई है। 3 काम, मशीन में पैसा आया 3,75,000, डेप्रीशिएशन लगाएंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सर जी आपको प्रॉफिट लॉस, बेटा ये पार्ट वाला भी सॉल्व करा देगा, पार्ट वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। आ जाओ, कह रहा इतना ही नहीं, एक और मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 21,85,000, जिसे हमने खरीदा था 22 में, 1 साल बाद। पहली वाली 21 में, दूसरी वाली 22 में, और ये स्क्रैप्ड में बेच दिए 1 सितंबर 23 को, और इससे 0 नील बटा सन्नाटा रिसीव हुआ, मतलब 1 रुपए भी नसीब नहीं हो, तो जितनी इसकी आज की वैल्यू सारा लॉस है। ठीक है जी, कह रहा मशीन अकाउंट बना दो, 31 मार्च 24, सिर्फ 1 साल का बनाना है। कह रहा कोई सेम रेट आप डेप्रीशिएशन लगा लो एज इन द पास्ट और कैलकुलेट डेप्रीशिएशन टू द नियरेस्ट मल्टीप्लाई बाय, बाकी वर्किंग वगैरह सारी आप करके दिखाना प्रॉपर से। चलो जी, क्वेश्चन डन है, बढ़िया, मजा आएगा क्वेश्चन आपको करने में। आ जाओ, अच्छा खासा आपको मशीन की प्रैक्टिस करा देगा। मैं पता है क्या करूंगा, मैं पता है मेरा मेरा तरीका क्या है भाई, मेरा तरीका तो ये है, जब भी मैं बोलूंगा आपके सामने क्वेश्चन आए, आप बनाओगे फोटो, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाई थी वैसे ही दोबारा इसकी मशीन अकाउंट की, फटाक से बताओ, क्योंकि फिर मैं बार बार क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मैं एक बार देखूंगा। 1 अप्रैल 2023 मैंने कहा सर जी M1 हमारी बैलेंस बीडी था, M1 का बैलेंस बीडी था विच इज 95 लाख, ओके जी 95 लाख। फिर हमने 1 सितंबर 2023 को M2 परचेज करी पहले, जिसे 14 लाख का खरीदा था, 44,600 हमने उस पर खर्चा किया, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 14,44,600 का खरीदा। एंड पहला ये हुआ, फिर कोई M1 का ओल्ड पार्ट था, पार्टी बोल दे रहा हूं ना, क्योंकि M1 में कई सारी मशीनें हो गई, मैंने तो पूरा M1 मान लिया, तो कोई पुरानी मशीन थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 21 लाख कितनी, 85,000 शायद, आपको याद है? मुझे तो नहीं याद। 21,87,000, 85 नीचे वाले की है, 21,87,000 की थी, जो 1 अप्रैल 2021 को खरीदी थी, वो आज सोल्ड कर दी 3,75,000 में। ठीक है जी, सेम डे एंड, रुके नहीं हम इतने में, कह रहा है 1 अप्रैल M1 का फिर कोई ओल्ड पार्ट होगा, कोई पुराना पार्ट होगा इसमें इंक्लूड होगा, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 21,85,000, ये खरीदी थी हमने 1 अप्रैल 2022 में, और इसे हमने सोल्ड कर दिया है 0 रुपए में, 0 नील बटा सन्नाटा।
कह रहा बाकी ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2024 को, जिस दिन आपको डेप्रीशिएशन लगाना है 10% WDV, 10% WDV, ठीक है 10% ही है ना यार, याद रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ सर 10% है WDV, बात खत्म। ठीक है जी, अब मुझे क्वेश्चन को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मेरा इसी से ही सारा पार्ट सॉल्व होगा। वापस आता हूं, बताओ क्या लिखेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 बेटा शुरुआत करेंगे। एसेट अकाउंट है, शुरुआत कहां से होगी, डेबिट टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। नाम दे देता हूं M1, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है मान लो M1 पूरी है 95 लाख की। लो भाई 95 लाख की, आपका काम खत्म, डन है जी डन। इधर देखो ये वाला काम डन है, वेरी गुड। बस ओपनिंग बैलेंस, इससे ज्यादा क्या। अब आगे चलेंगे, टेन 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 टो, रुको क्यों रुको, घटना घटी है, कुछ तो हुआ है। हाँ जी क्या हुआ है मेरे बच्चे, 3 काम हुए हैं बैक टू बैक, आ जाओ निपटाते हैं। पहला काम मशीन आई है, बोलो मशीन आई मतलब सिंपल एक काम, मशीन आई मतलब सिंपल एक काम। 1 सितंबर 2023 को लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट M2, और एक साथ सीधा लिख दो 14,44,600। सर लिख के अलग अलग दिखाना, अरे छोड़ो ना मेरे बच्चे, जहां दिखाना होगा वहां खुल के मैं बताऊंगा बेटा, ऐसे करो, अभी कोई टेंशन नहीं है। लो भाई पहला काम खत्म, लल्लू सा डन। M2, M2 आ गई। अब M1 का पार्ट बेचा है, तो डरना किस चीज का जब अनुज सर इधर हैं। बताओ सर जी, हम हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। इस बार खरीदी है या बेची है, बेची है। आई या गई, गई। डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो भाई बैक टू बैक 3 काम। 1 सितंबर 2023 सबसे पहले पैसा आएगा बाय बैंक, ओके जी। सेल वैल्यू मान लो M1 का पार्ट आपने बोला 3,75,000 में बेचा, ये तो हमने नहीं निकालना, क्वेश्चन ने बताया, ठीक है जी। 1 सितंबर 2023 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट आपको M1 के पार्ट पे लगाना पड़ेगा, पर ये हम नहीं निकाल पाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि हमें M1 के पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट दी है, जबकि मेथड कौन सा है, WDV। तो हमें ओरिजिनल नहीं चाहिए, हमें इसकी बुक वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास पूरी मशीन की बुक वैल्यू, पर इसमें उस पार्ट की कितनी वैल्यू वो तो नहीं पता। वर्किंग नोट बनाएंगे, दिस इज वर्किंग नोट, ठीक है। और साथ ही साथ 1 सितंबर 2023 को प्रॉफिट लॉस भी लिखाएंगे। अब मैं बताऊं, एक तीर से दो निशाने, सर मतलब प्रॉफिट लॉस निकालो, अपने आप दूसरा काम सॉल्व हो जाएगा। सर मतलब आ जाओ ना। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस ऑन M1 पार्ट सोल्ड। फॉर्मूला क्या बताया, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी दी है, 3,75,000, बोलो हाँ या ना। बुक वैल्यू नहीं पता, आ जाओ जी बुक वैल्यू निकालते हैं। कब की चाहिए बुक वैल्यू, 1 सितंबर 2023 की, बोलो हाँ या ना। डायरेक्टली तो नहीं पता। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन, पर वो फॉर्मूला तो तब लग पाएगा जब पूरी की पूरी मशीन बेच दूं। सर आपने तो ये लिखवाया ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन, हाँ बिल्कुल वही लगाऊंगा, पर वो पूरी मशीन बेची तो एक बार में लग जाएगा। अभी पार्ट है ना, तो आपको हौले हौले एक एक करके निकालना पड़ेगा कि सर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कब थी, 1 अप्रैल 2021 की, बेटा कितनी, 21,87,000, बोलो हाँ या ना। अब इसमें से एक एक करके डेप्रीशिएशन माइनस करो। ओ डेप्रीशिएशन 10%, पहले 2021-22 का बताओ कितना आ जाएगा, तो 21,87,000 का 10% आ गया 2,18,700, माइनस करोगे, दिस इज बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2022 की, है ना। बताओ कितनी आ जाएगी, माइनस ये आ गई 19,68,300। बेटा अभी रुकेंगे क्या, नहीं सर माइनस करो और डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, 21-22 के बाद 22-23 Y2 का डेप्रीशिएशन फिर से 10% निकलेगा, ये आ जाएगा 1,96,830, माइनस करेंगे बुक वैल्यू तो ये आ जाएगी 17,71,470 रुपए बुक वैल्यू, बेटा 1 अप्रैल 2023 की, ठीक है सर। और फिर अभी रुकेंगे क्या, नहीं सर अक्टूबर सितंबर तक की चाहिए, तो फिर माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन 10%, पर इस बार पता है कितना करेंगे, हम कहेंगे 17,71,470 रुपए का 10%, पूरे साल का नहीं,
सिर्फ 5 महीने का। ओ सिर्फ 5 महीने का इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ रहा है मेरे बच्चे, पॉइंट में आ रहा है, पर राउंड ऑफ क्वेश्चन ने बोला था तो मैं कर देता हूं 73,811। क्या बोला था उसने राउंड ऑफ करने के लिए? कुछ बोला था? हाँ बोला तो था, कह रहा था कि नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज में कर देना, जो भी नियरेस्ट मल्टीपल आ रहा हो। तो ठीक है, ये ठीक है हमारा, ठीक है ठीक है। तो माइनस करते हैं इसको, अगर आप करोगे 17,71,470, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी दिस इज 16,97,659। ये आ गई बुक वैल्यू 1 सितंबर 2023 की। बोलो यही तो चाहिए, बोलो हाँ या ना, पक्का कि आज की वैल्यू 16 लाख के समथिंग है। अब 16 लाख की चीज मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, बताओ कितने में बेच दी? 97,659। तो आप बोलोगे -3,75,000। सर भारी नुकसान हो गया जी, जी भारी नुकसान हो गया। कितने का भारी नुकसान? 13,22,659 रुपए। दिस इज नेगेटिव, बोले तो लॉस। ओके जी ओके। अब आपको दिखाता हूं एक तीर से दो निशाने। निशाना नंबर 1, निशाना नंबर 1, एक तो लॉस आ गया, हाँ जी हाँ। और बेटा ये वाला जो डेप्रीशिएशन आया है, क्या मैं कह सकता हूं ये करंट ईयर वाला ही है? ओ सर ये ओपनिंग पे ही तो लगा, बोलो हाँ है ना। और एक तीर से दो निशाने नहीं है, 3 निशाने, याद रखना। पहला काम डेप्रीशिएशन आ गया, दूसरा काम करंट ईयर आ गया, तीसरा इसकी भी जरूरत पड़ेगी पर अभी नहीं, बाद में पड़ेगी। पहले इतना काम करते हैं, इसको लिखते हैं। बताओ कितना था? तो 73,811 रुपए का, सॉरी 73,000 73,811 रुपीज का डेप्रीशिएशन। और बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इसका भी रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 1 से ही दूंगा, ठीक है। ये आया था मेरा कितना मेरे बच्चे, जल्दी बताओ? 13,22,000, 13,22,659। हाँ जी, मुझे बताएंगे मेरे सारे बच्चे कमेंट करके, क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ आ गई? एक एक कमेंट पढ़ता हूं मैं तुम्हारे नालायकों, एक एक कमेंट। दिल खुश हो जाता है जब तुम तारीफ करते हो, हाँ मजा ही आ जाता है, मतलब एनर्जी 3 नहीं 4 नहीं 3000 टाइम्स हो जाती है। हाँ कमेंट करो, बढ़िया है सर। अब आ जाओ सर अगला, अब क्या करेंगे? ये खत्म, खत्म सर, खत्म, खत्म, इससे आगे बन। तो चलो जी अपनी फोटो पे चलो। ये हो गया, ये डन, ये डन, ये डन। अब लास्ट काम, फिर से हमने मशीन का पार्ट बेचा। एक काम, दो काम, तीन काम, तीन काम। 1 सितंबर 2023 को फिर से लिखेंगे बाय बैंक, पर इस बार जो सेल वैल्यू है वो है 0, स्क्रैप नहीं आया। तो क्या हुआ? डेप्रीशिएशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। डेप्रीशिएशन M1 का पार्ट, क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 2, याद रखना एक तीर से दो निशाने। फिर से वही, अगर SLM होता तो बेटा सीधा लगा देता, WDV में ही है लफड़ा, इसीलिए WDV लिया मैंने क्वेश्चन में। 1 सितंबर 2023 सीधा लॉस ही होने वाला है मेरे बच्चे, मुझे यहाँ तो देखने की भी जरूरत नहीं है, लॉस ही है सीधा। वर्किंग नोट नंबर 2 आ जाओ, दोनों वैल्यू निकालते हैं, यही निकालता हूं इसी के साइड में। क्यों करना है दूसरा पेज? बताओ, सेम काम ठोकूंगा। वर्किंग नोट नंबर 2, क्या करेंगे? लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस ऑन सेल। अब M1 का पार्ट 2, M1 का पार्ट 2 सेकंड वाला पार्ट बेचते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 0, बुक वैल्यू निकल जाए बस। बुक वैल्यू क्या डायरेक्ट निकल पाएगी? नहीं सर, पूरी मशीन होती तो डायरेक्ट निकाल देता, पर अगर पार्ट है तो पार्ट पे 1 सितंबर 2023 को निकालनी पड़ेगी। शुरुआत कहां से करेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। इस बार इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, ध्यान से सावधान, इसको खरीदा था 1 अप्रैल 2022 में। ओ 21,85,000 में, डन है जी। इसका डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा, माइनस डेप्रीशिएशन 10% कौन से ईयर का? 22-23 का, सीधा निकलेगा। बताओ 21,85,000 का 10% दे आ गया 2,18,500, माइनस करेंगे 19,66,500। अगर एक भी नालायक की कमेंट आ गई ना सर स्पीड ज्यादा है, मैं बता रहा हूं कमेंट में से निकल के पिटाई कर दूंगा मैं। हाँ वही पिट्टी लगा दूंगा, अरे बेटा स्पीड क्यों नहीं मेंटेन करूंगा मैं? कैलकुलेशन में भी स्पीड नहीं मेंटेन करूं थोड़ी सी, तो कैसे होगा जनवरी अटेम्प्ट? हाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा? कॉन्सेप्ट बड़े आराम समझाता हूं।
क्वेश्चन पे आके थोड़ी सी स्पीड पकड़ता हूँ जानबूझ के, ताकि बच्चे की भी माइंड एक्सरसाइज हो। ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल नला सीए बन रहे हो आप, ठीक है, माइंड कैलकुलेटर से तेज दौड़ना चाहिए, समझ आता है? आ जाओ। तो ये जो गंदी आदत होगी ना, हौले हौले हौले, थोड़ा सा स्पीड रखो। 1 अप्रैल 2023, ठीक है। अब क्या करेंगे? अभी रुक जाएंगे? नहीं सर, कैसे रुकेंगे? 1 सितंबर 2023 तक की कहानी चाहिए, तो अभी डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, पर इस बार पूरे साल का क्या? नहीं सर, इस बार क्या करेंगे? 19,66,500 में का 10% निकालेंगे पूरे साल का। नहीं सर, 5/12 कैलकुलेट करो। ये आ गया 81,937.5 है, 8 कर दूंगा, 0.5 क्या उससे ज्यादा राउंड अप होगा अगला डिजिट, तो माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 19,66,500। दिस इज 18,44 नहीं 18,84,562। दिस इज बुक वैल्यू 31 नहीं सॉरी 1 सितंबर 2023। और बेटा मैं फिर से बोलूंगा, एक तीर से दो निशाने। कौन कौन सा निशाना? निशाना नंबर 1, जैसे आप यहां लिखोगे 18,84,000 कितना था 562, तो ये पूरा ही लॉस आया, माइनस 18,84,562 लॉस। तो ये हो गया एक पहला निशाना। ये हो गया करंट ईयर डेप्रीशिएशन, निशाना नंबर 2। और याद रखना इसका भी काम आएगा निशाना नंबर 3, ठीक है। तो सर जी इसको और इसको, लॉस को और करंट ईयर डेप्रीशिएशन को फटाक से मशीन अकाउंट में डालो, तो आप लिखोगे सर कितना कितना अमाउंट था? 81,938, ये लो जी 81,938। और सर और क्या? और ये आया 18,84,562, 18,84,562 रुपए। डन है जी, डन है जी, डन, पक्का। होप सो आपको बढ़िया से WDV प्रैक्टिस हुआ होगा, ठीक है जी। याद रखना अभी तो सम ऑफ ईयर डिजिट मशीन पे जो अभी इस बार सितंबर का क्वेश्चन है ना, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो, हाँ सर वो चाहिए, वो क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे? अब आगे बढ़ते हैं, ये भी काम डन हो गया सर। अब आगे चलेंगे, अपनी ट्रेन चलाएंगे, छुक छुक टुक 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 टुक। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, क्या हुआ है? ईयर एंड, ईयर एंड पे क्या होगा? दो काम, ईयर एंड पे होंगे दो काम। 31 मार्च 2024, काम नंबर फर्स्ट, बाय डेप्रीशिएशन। सर क्या M1 पे लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी, लगेगा। M1 पे लगेगा, लेकिन कौन सा? रिमेनिंग पार्ट पे। M2 पे लगेगा जी, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। M2 की तो बात ही मत करो, लगा डालो 14,44,600 मल्टीप्लाई बाय 10%। कितने महीने का? 7 महीने का। याद रखना 5 महीने बाद खरीदी है, तो ये तो मैं सीधा निकाल देता हूं, 44,600 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 84,268। लो, M2 का तो आ भी गया, क्लियर है। अब M1 का कैसे आएगा? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर ओरिजिनल कॉस्ट SLM होता तो आप इसकी ओरिजिनल कॉस्ट में से वो दो मशीन की 2187 और 2185 माइनस करते और वेट लगा देते, पर अभी तो WDV है। तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर M1 की बुक वैल्यू जो 1 अप्रैल 23 को एग्जिस्ट करती थी वो थी 95 लाख टोटल, 95 लाख टोटल। माइनस कर देंगे जो पार्ट 1 सोल्ड हुआ उसकी वैल्यू, माइनस कर देंगे जो पार्ट 2 स्क्रैप हुआ उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू हटा दो, जो आएगा उस पर ये रिमेनिंग बुक वैल्यू बचेगी। और मेरे बच्चे मैं कहूंगा रिमेनिंग बुक वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लगा देंगे। सर इसका वर्किंग नोट बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे, मैं तो आपको यहीं करके दिखा रहा हूं, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम में इसका वर्किंग नोट थर्ड बनेगा, ये वर्किंग नोट थर्ड ही है, मान लो ये वर्किंग नोट थर्ड मैं यहीं कर रहा हूं ताकि दिखाने के लिए। तो 95 लाख में से आप बोलो दोनों पार्ट की जो बुक वैल्यू वो माइनस कर दो। अब मेरा बच्चा क्या बोलता है? कह रहा है ये रही बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ये रही। पर मेरे नालायक चांटे, इतने चांटे, इतने चांटे, सर ये कैसे माइनस कर सकते हो? क्यों सर? बेटा ये तो 1 सितंबर की वैल्यू है। ओ, और जबकि मैं वैल्यू उठा रहा हूं वो उठा रहा हूं 1 अप्रैल की, दैट इज ओपनिंग वैल्यू। तो भाई ओपनिंग में से तो ओपनिंग माइनस होना चाहिए ना।
इस साल की ओपनिंग में, करंट ईयर के ओपनिंग में से ओपनिंग वैल्यू माइनस होनी है, तो ओपनिंग वैल्यू तो ये है। ओ सर, एक तीर से तीन निशाने। हाँ जी, समझ आया। एक वर्किंग से तीन बातें। पहला, प्रॉफिट लॉस निकालना था, वो मेन काम था। करंट ईयर डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में निकल के आ गया, और अपने पास ओपनिंग वैल्यू भी आ गई, ताकि रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। बताओ, तो 17,41,470 रुपए पहले वाले पार्ट की वैल्यू थी। 17 लाख कितनी? 17,71,000, 71,470 पहले वाले पार्ट की वैल्यू थी। दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू थी मेरे बच्चे 19,66,500, 19,66,500। बस मेरे बच्चे, बस 95,17,71,470 माइनस 96,500, तो ये आ गई 57,62,030। उसका 10% निकाल दो। तो बेटा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये लिख देता हूं 5 लाख, यहाँ पे ये आ गई ना, बुक वैल्यू आ गई। तो आप बोलोगे ये आ गई 57,62,030। उसका 10% पूरे साल का 12/12, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट तो पूरा रहा है, तो इंटू 10% ये आ गया 5,76,203 रुपए, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। और लास्ट में लिखोगे 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस सीडी। अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिखो, वरना मैं कहूंगा जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, इधर का टोटल लगाओ, इधर के टोटल में से ये टोटल सारा माइनस करो, जो बचा वही आपका बैलेंस सीडी, और क्वेश्चन खत्म। खत्म हो गया मशीन अकाउंट प्रोविजन, मशीन अकाउंट बनाना। अब इसी में थोड़ा सा प्रोविजन और सिखा देता हूं, आज ही खत्म कर देंगे। एसेट डिस्पोजल भी आज ही बना के सिखा देंगे। बस बस मेरे बच्चे, बस इतना सा ही है हमारा। करे शुरू बिना देरी। फोटो लेनी हो, फोटो लेना, इसको अच्छे से सॉल्व करना। बढ़िया सा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये, और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लोगे तो मेरे हिसाब से चेंज इन मेथड अगली क्लास में करेंगे, तो चेंज इन मेथड को छोड़ दो, तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, आ जाओ जी, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन और हमारा आखिरी टॉपिक आज का, विद प्रोविजन बनाएंगे, विद सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। ये आया सितंबर 25 के एग्जाम में, मजा आ जाएगा आपको करके। कह रहा है सर जी आपके पास, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है क्वेश्चन फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ द मशीनरीज, बहुत सारी मशीन है। कह रहा है M1 हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 20 को, याद रखना। M2 खरीदी थी 22 में, और M3 खरीदी थी 24 में। अच्छी बात यह है कि सारी अप्रैल की पहली तारीख को खरीदी है, तो भैया पूरे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना वाला है। परचेज 11 लाख, 9 40 8 10, यूजफुल लाइफ 8 साल 8 साल 5 साल, स्क्रैप वैल्यू ये। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ने बोला है हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, और मेंटेन कर रहे हैं सेपरेट अकाउंट फॉर इट। तो हम सम ऑफ ईयर डिजिट अकाउंट बना के, मतलब प्रॉपर तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली डील करेंगे। मशीन मतलब ये सेपरेट अकाउंट का मतलब क्या है, M1 अलग, M2 अलग और M3 अलग। आप 3 अकाउंट भी बना सकते हो, जैसे कि M1 का अकाउंट अलग बना सकते हो, M2 अलग, M3 अलग, या फिर आप एक ही मशीन में M1 M2 M3 को तीनों को अलग अलग शो करोगे। ठीक है, पर अलग अलग रखना है, वो हम वैसे भी रखते हैं। ये बोलता भी ना, इसको बोलो ना इंस्टीट्यूट को सर कि आप ना भी बोलोगे ना माई बाप, हम तब भी अलग ही सेपरेट रखते हैं। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, बच्चा डर के कांप गया, अरे यार ये क्या आ गया, आओ मैं कराता हूँ। अब हुआ क्या है, कह रहा हमारी ताजी ताजी शाल थी, 1 अप्रैल थी, 24 को M1 जो थी वो हो गई बेकार। ठीक है जी, और हमने कहा बस अब बस बेटा इतना ही है सफर हमारा। 1,34,000 में उठा के बेच दिया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1,34,000 में बेच दिया। ठीक है, कह रहा सेम डे एस्टिमेट करी गई है यूजफुल रिमेनिंग लाइफ ऑफ M2 मशीन इज रीअसेस। यहाँ पे आ गया मशीन की लाइफ भी चेंज हो गई, कोई बात नहीं। कह रहा 3 साल रखी गई है, मतलब हमने जो पहले सोची थी M2, बताओ पहले कितने सोची थी, 4 में 22 सोची थी ना। तो मुझे बताओ, अभी वैसे रीअसेस वाला टॉपिक कराना बाकी है, बट मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ हल्का सा, है ना। बाकी अगली वाले लेक्चर में खत्म करेंगे, रीअसेसमेंट या रिवीजन या रिवैल्यूएशन सब कुछ वहीं करेंगे, है ना। वैसे वो कह रहा है कि बताओ M2 खरीदी थी हमने 22 में, तो 24 तक कह सकता हूँ 2 साल बीत चुके थे, है ना। तो एक्चुअल में बचे रिमेनिंग कितने बचे थे, 6 साल। पर हम कह रहे हैं ना जी ना, हमें लगता था चलेगी, और अभी तो 3 साल ही चलेगी। स्क्रैप वैल्यू ओरिजिनली कितनी लगती थी, 40, अभी हमें लग रहा है कितनी है, 10,000। तो डेप्रिसिएशन का थोड़ा अमाउंट चेंज हो जाएगा। कह रहा है सर जी मशीन अकाउंट बना दो, प्रोविजन बना दो, और एसेट डिस्पोजल बना दो।
करें काम शुरू, ठीक है। मैं एसेट डिस्पोजल अभी आपको बिल्कुल इग्नोर करके चलूंगा, आप पहले मेरे साथ मशीन और प्रोविजन सीखो। एसेट डिस्पोजल 1 मिनट में सिखा दूंगा एंड में कि अगर आप एसेट डिस्पोजल देखो, नॉर्मल वही मशीन अकाउंट में काम होगा, बस एसेट डिस्पोजल में थोड़ा सा काम हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी मान के चलो कि एसेट डिस्पोजल है ही नहीं, क्योंकि मैं बीच में एसेट डिस्पोजल लाऊंगा तो आपको सब कुछ नया नया नजर आने लगेगा। अभी मैं मशीन और प्रोविजन सिखाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चे, ओके जी। चलो, अब हमें क्या सबके शुरू से बनाने हैं क्या? नहीं, कह रहा है कहां से बनाना है, 24 और 25 2 साल का बनाना है, 24 और 25। वैसे 25 में तो कुछ हुआ ही नहीं है, 24 और 25 का, 24 का बनाऊंगा, 25 आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बना रहा 25, ठीक है। अब सर करेंगे कैसे? तो मेरे बच्चे आओ, लो सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं ये बनाएंगे हम मशीन अकाउंट। लो भाई छोटा सा बनाता हूं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और यहां आ जाएगा प्रोविजन और डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट क्रेडिट पर्टिकुलर, डेट अमाउंट पर्टिकुलर और डेट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ठीक है जी मेरे बच्चे। होता क्या है प्रोविजन में, बस डेप्रीशिएशन सेपरेट हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, भूल जाओ, अभी नॉर्मल काम करते हैं। अब इस बार जो मेन कहानी है वो ये है कि हमें जो कहानी शुरू करनी है ना, वो हम शुरू से नहीं करनी है, हमें करनी है वही जैसे हमने अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था, 1 अप्रैल 2024, दैट इज यहां आएगा टू बैलेंस पीडी, और ऑफ कोर्स M1 और M2 आएगा क्योंकि M3 इसी साल खरीदी है तो वो अलग से शो होगा, है ना, ठीक है। ठीक है, बाय डेप्रीशिएशन, आपको पता है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन हमारे लिए एक तरह का लाइबिलिटी अकाउंट है, शुरुआत क्रेडिट से होगा, है ना, प्रोविजन है दैट मींस लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसका 1 अप्रैल 2024 जो होगा, 24 जो होगा वो इधर होगा बाय बैलेंस, 24 है 23 है, मुझे मैं भूल गया, 24 था मेरे हिसाब से, है ना, 24 था, हाँ उसने बोला है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उसने बोला 23, बेटा इधर देखो, उसने ना 2 साल के अकाउंट मांगे, 31 मार्च 24 और 31 मार्च 25, तो हमें 23 से शुरू करना पड़ेगा। हाँ 23 से 24, 24 से 25, तो मैंने तो 24-25 कर दिया, नहीं नहीं 23 से शुरू करना पड़ेगा मेरे बच्चे, डेट ठीक करना पड़ेगा। तो मेरे पास इधर हो जाएगा, हाँ क्या करूं मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ ना, ये हो जाएगी यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब लिखता हूँ, तो 1 अप्रैल 23, अब तो लफड़ा ही खत्म, 24 M3 तो वैसे भी अगले साल आएगी, और 1 अप्रैल 23 बाय डेप्रीशिएशन या बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बाय बैलेंस सीडी बीडी, सॉरी M1 अलग और M2 अलग। अब मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, करना क्या है, मुझे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन के लिए मुझे छोटा सा वर्किंग बनाना पड़ेगा, रफ में कर लेते हैं, जो काम हम मशीन अकाउंट में शुरू से करते हैं वो भी कर लेते हैं। मान लो मैं कहूंगा वर्किंग नोट बनाते हैं और कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन, कैलकुलेट करते हैं डेप्रीशिएशन ऑन M1 एंड M2 सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है जी, पक्की बात है जी। चलो जी, M1 की कहानी शुरू करते हैं, बताओ जरा मुझे फटाक से बताओ, 23 तक, ठीक है, मैं सारे साल का करूंगा, 23 तक अगर मैं बात करूं तो M1 इधर करेंगे और M2 इधर करेंगे, है ना, ये रहा M1 और ये रहा M2। M1 खरीदी थी हमने 1 अप्रैल 2020 में, सर ये कहां लिखा है, अरे मेरे बच्चे जान मांग तो बढ़िया, क्वेश्चन तो पूछ, 1 अप्रैल 20 में खरीदी थी, इधर दिख रहा है, लो भाई 1 अप्रैल 20 में खरीदी थी M1 और ये खरीदी थी 22 में, तो M3 भूल जाओ, अभी M1 और M2 की कहानी करो, तो ये 20 में है और ये है 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो इस पे डेप्रिसिएशन कौन कौन सा लगाना पड़ेगा सर, सबसे पहले लेगा 2020-21, फिर 2021-22, फिर 2022-23, बोलो हाँ है ना, क्लियर है। 23-24 में हम खड़े हैं, मैं कहता हूं 23-24 में भी लगा लेंगे, क्योंकि हमने जो बेचा है वो शायद मेरे हिसाब से बेचा है 24 में, है ना,
1 अप्रैल को 24 को बेचा है, तो इसका मतलब 23-24 में भी लगेगा। ठीक है, पक्का जी, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, इधर आ जाओ, इसकी बात करूं तो ये कहां कहां से लगेगा बेटा, देखो ये तो 20 से शुरू है, तो ये तो 22 से होगा, तो पहले लगेगा 22-23, फिर लगेगा 23-24, 24-25 नहीं लगेगा क्योंकि वैसे भी रिवाइज हो गया। तो मैं यहाँ पे अलग से सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा, बात खत्म। ठीक है, अब इसका डेप्रीशिएशन निकालते हैं चारों साल का, इसका डेप्रीशिएशन निकालते हैं 2 साल का। ठीक है, बताओ अगर मैं इसका निकालूं, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कैसे कैसे आएगा, फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट डायरेक्ट करता हूं, है ना। तो बताओ M1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी सर, ये देखना पड़ेगा। M1 की ओरिजिनल कॉस्ट थी 11 लाख, M2 की थी 9 लाख 40, 8 साल का है, 20,000 40,000, तो ये तो हो गई 11 लाख। ठीक है, ये तो हो गई 11 लाख माइनस 20,000 स्क्रैप वैल्यू, ये हो गई 9 लाख 40,000 माइनस 40,000। ठीक है, तो ये 9 लाख 40,000 माइनस 40,000, है ना, ये स्क्रैप वैल्यू माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, फूले तो नहीं है फॉर्मूला। इधर क्या हो जाएगा 11 लाख माइनस 20 है। बेटा मेरे को ना थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है फिगर, कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए मुझसे, क्योंकि एक भी अगर मैंने फिगर गलत लिख दिया ना, तो मेरे बच्चे यहाँ कमेंट भर जाएंगे कि सर आपने गलत कर दिया, और कुछ टीचर्स हो जाएंगे उनको मिल जाएगी एक एडवांटेज की, अरे गलत पढ़ा दिया, अरे गलत पढ़ाते हैं। अरे मेरे बच्चे इंसान है, ह्यूमन एरर हो सकता है यार, और क्या करेंगे, बात खत्म। ठीक है, इधर आ जाओ, कॉन्सेप्चुअल गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है। इधर आ जाओ, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 11 20 वेरी गुड, 9 40 40, दोनों में साल 8 है, तो 8 का लफड़ा नहीं है, 9 40 40, 11 लाख 20,000, 8 साल 8 साल। अब सर अब क्या बताओ ना, मल्टीप्लाई बाय, याद है रिमेनिंग ईयर इंक्लूडिंग करंट ईयर, तो पहले साल 8 साल से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इधर कितने से होगा, पहले साल 8 फिर 7, बोलो हाँ है ना। और अगर सम ऑफ ईयर डिजिट लगाओगे तो n निकालोगे, n कहां से निकाल देता हूं, इधर ही निकाल देता हूं, वैसे कैलकुलेटर में निकाल दो यार सीधा, तो ये हो जाएगा, एक बार लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, अगर सम निकालोगे तो 8 इंटू 9 प्लस 2, याद है n प्लस 1, पिछला वाला लेक्चर जाके देख लो नालायक, अगर मुझसे ये वाला डाउट पूछोगे तो 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 36, सम 36 36 36 36, और ये भी आ गया 36। बस मेरे बच्चे बस भर दो, लो भाई येलो पेन उठाओ और भर दो डेप्रीशिएशन, पहले इधर का निकाल देते हैं। तो ये हो गया सर जी 9 लाख डिवाइडेड बाय 36 इंटू 8, पहले साल 2 लाख, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, फिर आ गया 1,75,000। याद रखना ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है, और इसे बोलेंगे ये मेरा एक्यूमुलेटेड, या मैं बोलूं तो दिस इज बैलेंस बीडी, ये मेरे लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा, बैलेंस बीडी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम प्रोविजन में पैसा जोड़ रहे हैं, तो ये पिछले साल लगा होगा, हम तो 23 से शुरू हो रहे हैं ना, तो 23 से इस साल ये वाला जुड़ेगा, तो पहले जुड़ चुका है वो जुड़ेगा। ठीक है, तो M2 का तो हिसाब हो गया, बताओ M2 में कह सकता हूं कि 2 लाख तो यहां लगेगा, और करंट ईयर का अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लगाना चाहूं तो यहीं लगा सकता हूं, वैसे लगा दूंगा, आराम से लगा दूंगा, अभी कोई टेंशन नहीं। M1 का आ जाओ मेरे बच्चे, M1 का आओ, M1 में पहले साल ये ये वाला मेरा करंट ईयर हो जाएगा, ये मेरा करंट ईयर हो जाएगा, पहले निकालते हैं, 11 लाख माइनस 20,000, 10,80,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 36 इंटू 8, तो ये हो गया 2,40,000। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7, 2,10,000, ये हो गया 1,80,000, और ये हो गया 1,50,000, जिसमें से आपको पता है ये मेरा करंट ईयर में होगा, और ये तीनों मेरे मिला के हो जाएंगे बैलेंस बीडी। तो जरा एक बार बताना कितना कितना हो गया, 180 प्लस 210 और प्लस 2,40,000, तो ये हो गया 6,30,000, ये प्रीवियस ईयर के हैं जो हम जोड़ चुके होंगे, दिस इज बैलेंस बीडी। बात समझ आ रही है, बस एसएलएम होता तो सीधा आ जाता, ये सम ऑफ ईयर डिजिट है, और क्या है, तो 6,30,000 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, इतना पैसा मैं जोड़ चुका हूं, और बाकी अभी लगाऊंगा,
एसेट याद है, जब भी हम डेप्रीशिएशन को अलग करते हैं तो एसेट ऑलवेज शो होती है ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्योंकि डेप्रीशिएशन माइनस ही नहीं होता यहां से, तो भैया बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी सेम होता है। तो मतलब ये वही आएगी 11 लाख की ओपनिंग और ये आएगा 9,40,000 का ओपनिंग। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। तो मेरे बच्चे पहला साल तो आपको जस्ट ओपनिंग बैलेंस करना था, इधर ओरिजिनल कॉस्ट, इधर अब तक का डेप्रीशिएशन। अब बताओ जरा क्वेश्चन में देख के, खत्म मेरे बच्चे खत्म। बच्चा डर के पागल हो गया था, सर ये 2 साल का हो गया, अब इस साल 1 अप्रैल 2023-24 के अंदर क्या कुछ हुआ है पूरे क्वेश्चन? नहीं सर, जो भी हुआ है वो 24 में हुआ है, 23-24 में कुछ नहीं हुआ, 24-25 में हुआ। तो मेरे लाल 23-24 में क्या करूं? कुछ नहीं, सीधा ईयर एंड। ईयर एंड पे कितने काम? 2। पहला डेप्रीशिएशन, वो भी मैं निकाल के बैठा हूं। लो भाई, पहला डेप्रीशिएशन, व्हाइट पेन लेता हूं, 31 मार्च 2000, बस यहां ना लिख के डेप्रीशिएशन, इस बार प्रोविजन में क्रेडिट लिखता था ना बाय डेप्रीशिएशन, यहां पे यहां ना लिख के वहां लिखेंगे 31 मार्च 2024 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, और M1 का अलग और M2 का अलग। बेटा रेफरेंस दे दो वर्किंग नोट नंबर 1, इधर भी दे दो वर्किंग नोट नंबर 1, एक तीर से दो निशाने। तो भाई साहब इस साल M1 पे कितना लगा है? 1.5 लाख। इस साल M1 पे कितना लगा है? 1.5 लाख। और उस पे कितना लगा है? 1,75,000। तो ये आ गया 1.5 लाख, ये आ गया 1,75,000। यहीं का यहीं इस अकाउंट को बंद करेंगे, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस सीडी। मिला के टोटल बताओ M1 का कितना हो गया और M2 का? तो 630 पहले जोड़ रखा था, 1.5 लाख और जुड़ गया, 780 का पैसा जोड़ लिया है। वेरी गुड सर जी। 2 लाख प्लस 175, तो ये जोड़ चुके हैं 375, 375 और 780 टोटल मिला के हमारी जो गुल्लक में पैसा जोड़ रखे हैं वो है 11,55,000। लो भाई, ये अकाउंट तो शुरू होते ही खत्म हो गया। उधर क्या होगा? उधर बेटा कुछ नहीं होगा, सीधा आ जाएगा 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी M1 अलग M2 अलग, 11 लाख और 9,40,000। तो ये टोटल आ गया 20,40,000, ये भी टोटल आ गया 20,40,000। पहले बताओ, पहला साल खत्म, बोलो डन है? क्या है इस क्वेश्चन में? सिर्फ सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से डेप्रीशिएशन ही तो निकाला। वेरी गुड मेरे बच्चे। अब बताओ ये बैलेंस सीडी अगले साल का बीडी, तो 1 अप्रैल 24 टू बैलेंस बीडी। वेरी वेरी गुड। बताओ टू बैलेंस बीडी, M1 का अलग M2 का अलग, 11 लाख रुपए और 9,40,000। वेरी गुड। उधर प्रोविजन का भी बैलेंस बीडी कर दो। ये बैलेंस सीडी अगले साल का 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस बीडी, M1 का अलग और M2 का अलग। बेटा कितना कितना? 780 और 3,75,000। बोलो डन है? नहीं आई बात समझ में? भाई सारा वर्किंग का गेम है। अगर ये शुरू से कर रहा होता तो भी आपका ओपनिंग क्लोजिंग यहां हो रहा होता, यहां पे हर साल डेप्रीशिएशन लग रहा होता, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी। तो इस बार उसने सीधा 23 से शुरू करवाया। 31 मार्च 24 का अकाउंट बोला ना, तो 23-24, तो 23 तक जो डेप्रीशिएशन लग चुका था, तो 23 तक M2 के नाम पे तो 1 ही साल का लगा था, M3 के नाम पे 3 साल 20, 21, 22 तक का लग चुका था, तो तीनों सालों का ऐड किया वो बैलेंस बीडी, इसका ये बैलेंस सीडी पीडी, और लास्ट ईयर एंड पे डेप्रीशिएशन लगा दिया। डन है जी? हाँ। अब क्या होगा? अब सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था, याद है, भूले तो नहीं? कह रहा है 1 अप्रैल 2024 को हमने सबसे पहले M3 खरीदी है। आ जाओ जी। M3 खरीदी है और M1 को बेच दिया। तो पहली चीज 1 अप्रैल 2024 मैं यहां लिखता हूं, टू बैंक अकाउंट, क्या? M3 कितने की खरीदी थी सर? मेरे हिसाब से 5 लाख की ना, 8,10,000 की, 8,10,000। ठीक है, डेप्रीशिएशन अलग से निकालेंगे। ठीक है जी। M1 को बेच दिया। अब M1 को बेचा, वही 3 काम। बेटा अभी भूल जाओ, एसेट डिस्पोजल मैं दिखा दूंगा। आप कहोगे पहला काम 1 अप्रैल 2024 को बाय बैंक पैसा आएगा, यही आएगा सेल वैल्यू। बोलो हाँ या ना? सर सेल वैल्यू क्या होगा जल्दी बताओ? सेल कितने में बेचा था हमने? उसे बेचा था हमने 1,34,000 में, तो 1,34,000 आएगा। वेरी गुड। 1 अप्रैल को ही हम लगाएंगे डेप्रीशिएशन। मजे की बात है, बाय डेप्रीशिएशन M1 पे
एक साल 1 अप्रैल को 0 लगेगा, पहले दिन ही बेच दी। नहीं आई बात समझ में? पहले दिन। अगर मान लो 1 अक्टूबर को बेची होती तो भैया जो भी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से निकालता वो 6 महीने का कर देता। हाँ सर हो जाता, आधा कर देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। अच्छा अब क्या हुआ है, प्रॉफिट और लॉस, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट लो भाई, वर्किंग नोट नंबर 2, सेम काम, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ M1, ऑन सेल ऑफ M1। फॉर्मूला सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है, 1,38,000, नहीं कितना था, 1,00,000, हाँ 34,000, 1,34,000। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, अब बुक वैल्यू चाहिए 1 अप्रैल 2024 को। अब एक एक करके निकालूंगा क्या, नहीं पार्ट थोड़ी ना है, पार्ट थोड़ी ना है, पूरा सीधा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन। ओके जी, बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी, 11 लाख। बोलो ना, टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगा चुके हैं, ये रहा मेरे बच्चे अब तक का, ये रहा पूरा का पूरा। और यहां से ना दिमाग चले तो बेटा ओपनिंग बैलेंस यही तो है 780, जो अभी तक मैं डेप्रीशिएशन के नाम पे लगा चुका हूं, यूज कर चुका हूं। तो आप बोलोगे जो अब तक टोटल लग चुका है वो है 7,80,000, 4 सालों का। बोलो कौन कौन सा का, सर आपने 20 का लगाया, फिर आपने 21 का लगाया, फिर आपने 22 का लगाया, फिर आपने 23 का लगाया। याद रखना 23 24 22 23 और ऐसे 21 22 ऐसे करके, तो ये सब आपने लगा दिया। बोलो हाँ ना, मैं ये हटा रहा हूँ वरना आप कहीं ना कहीं मेरे को पकड़ लोगे कैलेंडर ईयर में। ठीक है, नहीं सर ये मैंने बस लिख दिया कि आपने यहाँ पे 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, तो बताओ वैल्यू कितनी बची है, 11 लाख, ये आ गई 3,20,000। ठीक है, अब 3,20,000 की चीज आप बेच रहे हो 1,34,000 में, फायदा या नुकसान, नुकसान। 1,86,000 का लॉस, लॉस। इस लॉस को कहां डालोगे भाई, सेम मशीन अकाउंट में, तो मशीन अकाउंट में आ जाएगा, ये लो जी 1/4/2024 को बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 2, इतना 1,86,000। बोलो 3 काम खत्म, पहला काम पैसा आ गया, दूसरा काम डेप्रिसिएशन, तीसरा काम प्रॉफिट लॉस, चौथा काम जब प्रोविजन बनेगा तो बेटा अब M1 बेच दी ना, हाँ सर सोचो M1 बेच दी, हाँ सर बेच दी। अब क्या M1 की जगह कोई नहीं लेगा क्या, ऐसे ही काम चलता रहेगा क्या, नहीं सर, हमने बेची है और हमने उसका पैसा जोड़ा है। क्यों जोड़ा था, कि एक दिन आएगा जिस दिन M1 बिकेगी और M1 की जगह नई मशीन आएगी, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो जो गुल्लक में M1 के नाम पे पैसा जमा है उसे निकाल दो, उसे ट्रांसफर करा दो। तो एक ट्रांसफर एंट्री मारो सर जी, एक ट्रांसफर एंट्री मारेंगे, यहां से M1 का हिसाब खत्म हो जाएगा, दैट इज 1 अप्रैल 2024 को जिस दिन बेचा है, ये चला जाएगा टू मशीन अकाउंट में। क्या, प्रोविजन जो भी अब तक एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लग चुका है ऑन M1, ऑन M1। क्यों, क्योंकि सिर्फ M1 बिक गई तो M1 का पैसा निकाल दो, अभी तक मिला के 780 M1 से निकल जाएगा और ये यहां आ जाएगा बाय प्रोविजन और डेप्रीशिएशन अकाउंट बेटा 7,80,000। एक ट्रांसफर एंट्री होगी सर, बस दिस इज वर्क नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, जो पहले भी करते थे, अब एक ट्रांसफर एंट्री हो गई, दिस इज 4th। खत्म, खत्म मेरे बच्चे, खत्म। डन है जी, हाँ सर बिल्कुल डन है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब आप ईयर एंड पे करोगे, आप कहोगे 31 मार्च 2000, क्या 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी M1 गई, M2 और M3। बेटा इसमें डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है, सीधा बचेगा M2 940 की और M3 8,10,000 की। ये अकाउंट आया और ये अकाउंट बंद हो गया, मैच हो जाएगा, कर लेना मैच, चाहे कर लेना, ये मैच हो जाएगा। 11 9 20 28,50,000, इधर भी टोटल लगाना, 28,50,000 का हिसाब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन है। उधर क्या करोगे, उधर लिखेंगे 31 मार्च 2025 बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन M2 पे अलग और M3 पे अलग। अब M2 पे रिवाइज आएगा, इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यही बना देता हूं, मैं कहता हूं वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है, रिवाइज डेप्रीशिएशन
2024-25 का M2 पे निकालते हैं बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उनकी, ठीक है। अब रिवाइज कैसे निकलेगा आराम समझना, एसएलएम में भी आपने किया है। अब ओरिजिनल छोड़ दो, जो लग चुका है वो लग चुका है। देखो डेप्रिसिएशन जब भी रिवाइज होंगे कुछ भी होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा। अगले वाले लेक्चर में अच्छे से बात करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, जो हो चुका है वो हो चुका है, क्लियर है। आप ये देखो M2 की आज बुक वैल्यू एट बिगनिंग क्या थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू, इतनी वैल्यू अब डेप्रिशिएट करना बाकी है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिमेनिंग लाइफ, सम ऑफ रिमेनिंग लाइफ, और मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर्स इंक्लूडिंग करंट ईयर, क्लियर है। तो बताओ सर जी, स्क्रैप वैल्यू रिवाइज जो आई है वो क्वेश्चन में दी थी, बस यही नई चीज है बेटा। क्वेश्चन में दी थी कि 3 साल बचे हैं, ठीक है। तो ये 3 साल बचे हैं और स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। तो ये तो कह रहा है 10,000 है, जो बचे हैं वो 3 साल बचे हैं। तो 3 साल मतलब 2 साल बचे इंक्लूडिंग करंट ईयर, 3 हो गए। और 3 का सम निकालोगे तो सीधा 3 2 1, वैसे 3 4 कितना हो जाएगा अगर सम निकालोगे तो 3 इंटू 4 प्लस डिवाइडेड बाई 2, 4 3 12 6, ठीक है। वैसे भी 3 1 2 3 तो 6 आ जाएगा। बुक वैल्यू कैसे आएगी, तो बुक वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, इधर देखो बुक वैल्यू आएगी कैसे निकालू, मैं यहां लिख दूं। हाँ भाई, 9,40,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, है ना। 9,40,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी, माइनस अब तक डेप्रीशिएशन। तो अब तक कितना लग चुका था M2 पे, तो M2 पे ये 3 लग चुके हैं भाई, 375 लग चुका है ना। तो 375 के बाद माइनस 375, इसको कहां लिखूं, मैं यहां लिख दूं, ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा इसको छोटा सा करता हूं। तो मैं बोलूंगा 9,40,000 माइनस 3,75,000, ये आ गई आज की वैल्यू, क्लियर है। तो 9,40,000 की खरीदी थी हमने, 375 डेप्रिशिएट हो गई, तो इसकी वैल्यू बची है 5,65,000 माइनस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू 10, सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब ये आ गया डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, दिस इज 2,77,500, ठीक है, इस साल का डेप्रिशिएशन। ऐसे M3 का निकाल दूं तो M3 8,10,000 की खरीदी थी, जीरो स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ है 5, तो 5 का अगर आप वो निकालोगे सम, रफ में निकाल देना, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 5 30, 30 का 2 15, तो ये हो जाएगा 8,10,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5, दिस इज 2,70,000, 2,70,000। तो ये आपका 24-25 का डेप्रिशिएशन आ गया। 2,77,500, नहीं दोबारा देख लेता हूँ, 5,65,000 डिवाइडेड बाय माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, हाँ 270, तो ये आ गया 2,77,500, वर्किंग नोट नंबर 3, 2,77,500, और ये आ गया 2,70,000, 2,70,000, ठीक है। टोटल लगा दो भाई साहब इधर, 31 मार्च 2025 बाय बैलेंस CD, M1 हटा दो, M2 और M3 तो सीधा 270 ही बचेगा, क्योंकि अभी तक गुल्लक में M3 के नाम पे कुछ नहीं आया था। M2 के नाम पे इन दोनों को ऐड करोगे तो 375 पहले से जमा था, 277,500 और जमा हो गया, टोटल हो गया 6,52,500। टोटल लगा दो मेरे बच्चे, मैच करेगा, ये और ये मैच करेगा। ये था हमारा इंस्टीट्यूट के इस बार का लेटेस्ट सितंबर 25 के एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आया होगा। सर जी रिवाइज जैसे हम SLM में करते थे वैसे ही हमने यहाँ पे करा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको सोल्यूशन को कैरी कर सकते हो। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हुई हो तो भूल चूक माफ करना, बाकी मैंने प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली ठीक करा दिया। एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर बनाना है, जैसे इसमें बनाना है, तो क्या होता, मैंने कहा पहले इतना सीख लिया, हाँ। अब अगर मान लो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता तो एक छोटा सा काम आप करते, यहाँ लिखते मशीन डिस्पोजल अकाउंट, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। अब ध्यान से चेंज देखना, वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जो सेल वाला पार्ट है वो यहां हो जाएगा, बस क्रेडिट या डेबिट, ठीक है। वही सेम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर। आप ज्यादा एसेट डिस्पोजल अकाउंट को दिमाग में मत रखो, सिंपल ध्यान समझना। अब आप क्या करते, आप कहते ये वाला जो काम है ना, ये जो 3 काम किए, डेप्रीशिएशन तो वहीं लगेगा, बस ये जो मशीन में बेचा तो पैसा आया, ये जो लॉस हुआ, और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, ये काम यहां ना होके वहां होते तो फिर क्या होता? तो फिर आप यहां पे ये ना लिखते, ये ना लिखते, सीधा आप लिखते 1/4/2025 को। मैं रेड पेन यूज करता हूं ताकि आपको चेंज दिख जाएगा। 1/4/2024 और यहां लिखते बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और M1 की पूरी वैल्यू, M1 की पूरी वैल्यू 11 लाख ट्रांसफर कर देते वहां पे। तो यहां से M1 गई और यहां M1 आई 1 अप्रैल 2025 को टू मशीन अकाउंट, कितना? 11 लाख। बोलो हाँ या ना? बस, मतलब उसको हमने अपनी फैक्ट्री से निकाल के गेट पे खड़ा कर दिया, दिस इज गेट। तो फैक्ट्री से गई, गेट पे आई। अब 3 काम वही, 1 अप्रैल 2025 पहले पैसा आया बाय बैंक 3,75,000, डेप्रीशिएशन वहां लगेगा, वो प्रोविजन में लगेगा। 1 अप्रैल 2025 बाय लॉस ऑन सेल, बाय लॉस ऑन सेल, जिसके लिए आपने वर्किंग नोट 2 बनाया था। बताओ कितना था लॉस जो हमने यहां लिखा था? 1,86,000, दिस इज 1,86,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में भी ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन यहां जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से। बताओ कितना आया था प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन से? ये रहा, ये वाला, ये डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 7,80,000 जो यहां गया था। अब प्रोविजन यहां पे आएगा तो 7,80,000। डन, बस खत्म, खत्म, खत्म मेरे बच्चे, खत्म। डन। ये मैच करेगा, अगर आप इसका टोटल लगाओगे तो ये 11 लाख और 11 लाख मैच कर जाएगा। तो ये है हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं वही कहता हूं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। बस ये मान लो कि वो जो 3 काम हम मशीन में करते हैं उसमें वो थोड़ा कचरा वहां ना मचा के यहां मचा दो, बस वहां से ट्रांसफर करके यहां मचा दो। तो ये कोई अलग कुछ नहीं है ऐसा कि अरे बच्चे मशीन डिस्पोजल आ गया बच्चा घबरा जाता है, कुछ नहीं है बेटा, खत्म। तो सर जी खत्म हो गया हमारा मशीन प्रोविजन विद प्रोविजन। बहुत अच्छे से मैंने करा दिया, बहुत लंबा लेक्चर लिया, बट ठीक है, डन हो गया। अब अगली क्लास में लास्ट लेक्चर लेंगे डेप्रिसिएशन में, इसमें चेंज इन मेथड करेंगे, रिवीजन विजन इंटेंजिबल एसेट करके आपको टाटा बाय बाय करता हूं। थैंक यू सो मच। एफर्ट्स अगर दिख रहे हो आपको, आपको समझ आ रहा हो कि हाँ अनुसर कर रहे हैं, तो बच्चे लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों में फैलाओ, इंपॉर्टेंटली। थैंक यू सो मच।